हेलो माय डियर टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ कॉमर्स पेपर, नेट के कॉमर्स पेपर का यूनिट नंबर 3 का इकोनॉमिक्स का सेशन दूंगी। ठीक है। और जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, जब भी आप मेरे चैनल पर आ रहे हो, पहले तो एक आप पेन और डायरी ले आइए और नोट्स बनाइए कि आज हमने कॉमर्स पेपर का यूनिट नंबर 3 इकोनॉमिक्स पढ़ रहे। ठीक है। अब वो इकोनॉमिक्स के यूनिट में मैं आज आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ और हमें कैसे पढ़ना है, या मैं आपको बताऊंगी। और मुझे काफी रिक्वेस्ट आई है कि मैम हम अपनी स्ट्रेटेजी कैसे बनाएं, पेपर 1 को हम कैसे पढ़े और पेपर 2 को कैसे पढ़े। तो हमें ये याद रखना है कि मेरी वाली स्ट्रेटेजी आपको काम नहीं करेगी, बट यस, मैं उसके ऊपर जल्दी एक वीडियो बनाऊंगी। क्योंकि अभी हमें एग्जाम वापस होगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं है, बट मैं हमेशा कहूंगी कि आप पढ़ते रहिए और ये नहीं सोचिए कि एग्जाम होगा कि नहीं। और मेरा टारगेट आपके साथ दिसंबर 2024 के अटेम्प्ट। ठीक है। तो देखते हैं, अगर यूनिट नंबर 3 की अगर आप बात करो नेट के पेपर 2 में, बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है। यहाँ पर हम आज पढ़ने वाले कंज्यूमर बिहेवियर में यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक है। और कहाँ से पढ़ेंगे और कैसे पढ़ना है और क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, ये सब मैं आपको अपने सेशंस में बताती जाऊंगी। तो अगर आप मेरे चैनल से पहली बार ही जुड़ रहे हैं, तो सबसे पहले मैं कवलप्रीत कौर पुरी हूँ। मैं मेंटोर करती हूँ नेट सेट कैंडिडेट्स को, और मैंने रिसर्च की गाइडेंस पर भी वीडियो बनाई है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, आपको मेरी वीडियोस पसंद है, तो प्लीज आप मेरी वीडियोस को अपने स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कीजिए। क्योंकि ये जो मैं टॉपिक्स पढ़ाती हूँ नेट सेट के, ये कहाँ से सिलेबस आता है, ये सिलेबस आता है हमने अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट से। और आज तो मैं आपको 12th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक से पढ़ाने लगी हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, अगर हमारा लैंग्वेज पर कमांड नहीं है तो हम डिफिकल्ट बुक्स या कंटेंट को समझ नहीं पाते। तो मेरी हमेशा सजेशन है, आपको जहां से कंटेंट समझ आ रहा है, आपकी बेसिक नॉलेज भी आपको काम आने वाली है। ठीक है। अब मेरी एक और सजेशन है, मैं हर बार अपने सेशंस में, हर गाइडेंस सेशंस में ये रिपीट करती हूँ कि आप चाहे तो पूरी 11th 12th और फिर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और पीजी की बुक्स लेके बैठ सकते हैं, 7 साल की बुक्स, और फिर आप पढ़ सकते हो उनको बैठ के। बट हमको हार्ड वर्क तो करना है, उसके साथ हमें स्मार्ट वर्क भी करना है। अब स्मार्ट वर्क मतलब क्या, मुझे पता है कि मेरे पास 12 की इकोनॉमिक्स की टेक्स्ट बुक है, बट उसमें मुझे कितना कंटेंट पढ़ना है और वो पढ़ने के बाद मुझे क्या करना है। ठीक है। पढ़ने के बाद आपको हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि हम पढ़ तो सब लोग लेते हैं। हो सकता है मेरा पढ़ाने का स्टाइल अलग है, आपका पढ़ने का स्टाइल अलग है। दैट इज द ओनली डिफरेंस। हम कैसे रीडिंग करके इंटरप्रेट करते हैं, बस वहीं पर अलग है। और अब जब मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ, मैं खुद बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, मैं उसका इजी वे निकालती हूँ कि आंसर कैसे ढूंढना है। ओके। तो ये सारी मेहनत आप भी कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे सेशन से अब तक नहीं जुड़े, तो प्लीज जुड़ जाइए। क्योंकि मैं यहाँ पर यूट्यूब पर तो सब फ्री कंटेंट है, और ऐसा कुछ भी नहीं कि आपके पैसे लग रहे हैं या आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। अगर आप, जैसे मैं समझती हूँ कि आप टीचर्स और आपका बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, तो आप एक टाइम निकालिए कि रोज अगर मैं एक अपलोड कर रही हूँ वीडियो, या आपके पास अभी तक जमा है। अभी मुझे किसी ने, स्टूडेंट ने बोला, मैडम आपने रिसर्च की इतनी सारी वीडियोस बना दी कि हमारे पास देखने का टाइम नहीं है। तो ये आपको समझना है कि आप उसको कैसे मैनेज करते हैं। ठीक है। अगर आप शाम को 6 बजे फ्री हो जाते हैं, रोज आप कोशिश कीजिए 1 घंटा या 2 घंटा अपनी पढ़ाई को फोकस कीजिए। ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं वीडियो जरूर बनाऊंगी जिसके ऊपर मुझे क्वेश्चंस पूछा गया कि पढ़ाई की स्ट्रेटेजी कैसे करनी है। तो सबसे पहले मैं चल रही हूँ 12 की इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक पर। ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक है। आप एनसीईआरटी जो भी बुक्स आपको रेफर करनी है आप कर सकते हो, बट याद रखिए कि आपको सिर्फ सिलेबस पर फोकस करना है। ठीक है। अब मैं वही चीजें पढ़ाऊंगी जो हमारे नेट के पर्सपेक्टिव से है। मैं आपको आज 11th या 12th का इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाने आई हूँ, मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ ताकि आपको उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है। चलो, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें पता है, दो ब्रांचेस है मॉडर्न इकोनॉमिक्स के। ठीक है। द टर्म माइक्रो इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मिक्रोस विच मीन स्मॉल और अ मिलियन पार्ट। तो ये पहले नेट सेट में 2012-13 में ऐसे सिंपल क्वेश्चंस आते थे कि माइक्रो कहाँ से डिराइव्ड है। अगर आप पुराने पेपर्स रेफर करेंगे तो आपको मिलेगा, बट अब ऐसे इजी क्वेश्चंस नहीं आते। द टर्म मैक्रो इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस विच मीन्स लार्ज। हमको बेसिक पता होना चाहिए, बिकॉज कल हम ये सब्जेक्ट पढ़ा रहे। ओके। मैक्रोज विच मीन्स लार्ज। दिस टर्म्स और कॉइन्ड बाय, इस बंदे का नाम याद रख लीजिए। ठीक है। इकोनॉमिस्ट का नाम क्या है, रैगनर फ्रिश। ठीक है। उनके नाम की प्रोनाउंसिएशन में भी डिफरेंट होगी। ठीक है। फ्रिश ऑफ ओस्लो यूनिवर्सिटी, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, ये भी पहले क्वेश्चंस आते थे। तो बेसिक है। एंड दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर कैंडिडेट्स जो अभी पढ़ रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट पर है, ग्रेजुएट पर है, और पीजी लेवल में भी है। और एडिशनली अगर आप आज इकोनॉमिक्स पढ़ाने जा रहे हो तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और आप अपने स्टूडेंट से भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है। मेन ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर हमने इतना क्लियर किया, माइक्रो का मतलब, मैक्रो का मतलब, और ग्रीक वर्ड हमने पढ़ा। ये वर्ड किसने फर्स्ट टाइम दिया था, तो आप 2012 उसके पहले वाले क्वेश्चन पेपर्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते थे।
तो मुझे हर बार से पूछा जाता है मैम हम कितने साल के क्वेश्चन पेपर्स करें, तो अगर आप देखेंगे 2024 में हम 2019 में लास्ट सिलेबस अपग्रेड हुआ था, एनटी की वेबसाइट पर क्वेश्चन पेपर्स अपलोडेड है। और मैं ना पेपर्स पर कभी आंसर की नहीं का सेशन बनाती हूँ। द ओनली रीजन इज हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है, आई मे बी रॉन्ग, और पब्लिक डोमेन पर पब्लिक चैनल पर बोलना इज ऑल्सो डिफिकल्ट। बट मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि जब भी आंसर की आती है आप उसकी आंसर की को सेव कर लीजिए, ठीक है। एक भी अदर रॉन्ग आंसर, आप सपोज मुझे फॉलो कर रहे हो और मैं अगर आपको रॉन्ग आंसर दे रही हूँ, तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट यू आर गोइंग टू लूज, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना चाहिए कि आंसर की जब भी आती है, इरिस्पेक्टिव आपने पेपर अटेम्प्ट दिया है कि नहीं। मैंने वीडियो बनाई हुई कि एनटीए पर कहाँ पर जाके हम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, आप मेरी वो वीडियो को देखिए और उसमें जाके आप पेपर्स डाउनलोड करके रखिए, और जब भी आंसर की आती है ना आप वो ले लीजिए, ठीक है। आई डोंट ट्रस्ट एनीवन एल्स, मतलब जो भी एनटीए बोलता है वही फाइनल डिसीजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से आ जाते हैं सेशन पर, माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो, ये बंदे का नाम बताया उन्होंने, ठीक है। इतना बेसिक मैंने समझा। अब यहाँ से क्या क्या पढ़ना है वो मुझे पता होना चाहिए, मुझे कैसे पता है, क्योंकि मैं सिलेबस को फॉलो करती हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, यहाँ पर हम नहीं आएंगे, बट यहाँ पर अगर मैं देखूँ माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस वाज डेवलप फर्स्ट, तो माइक्रो पहले आया, इट इज अ ट्रेडिशनल अप्रोच, सबसे जूना अप्रोच। ट्रेडिशनल ओरिजिन ऑफ दिस अप्रोच कैन बी ट्रेस बैक टू द एरा ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं हमारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कौन है, तो एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, जेएस मिल। अगर आपने नेट सेट को अच्छे से पढ़ा तो आपको समझ आ जाएगा यहाँ से हमारी थियोरीज जुड़ी है, ठीक है। और वो कौन से सब्जेक्ट में है, आई ऑलवेज रिपीट वी हैव अ ब्यूटीफुल सिलेबस ऑफ नेट सेट। ऐसा नहीं है कि मुझे प्यार है पढ़ाई से, बट आप देखिए इंटरकनेक्टेड है ये इकोनॉमिक्स का, ना हमारा इंटरनेशनल बिजनेस बन जाएगा यूनिट 1 में, ठीक है। इट वॉज पॉपुलराइज बाय नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स, तो अभी नियो क्लासिकल, तो क्लासिकल वाले पहले आए फिर नियो क्लासिकल, प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल। तो हमें क्वेश्चन आते थे कि क्लासिकल और नियो क्लासिकल कौन है, इन इस बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो पहले ये भी मैथ्स कॉलम में आता था, अभी भी कभी आ सकता है कि ये बुक किसने ऑथर की है, पब्लिश्ड इन 1819, अदर इकोनॉमिक्स लाइक प्रोफर, इन सबके नाम दिए, आप एक बार इनके नाम पढ़ सकते हैं, ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड। तो इन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स को बनाया, ये क्वेश्चंस आते थे, अब बहुत कम आते हैं ऐसे। हिस्टोरिकल रिव्यू दिया, इतना मैं नहीं पढ़ रही हूँ, ठीक है, क्योंकि हमको इतना रिक्वायर्ड नहीं है, बट ये एडम स्मिथ, रिकार्डो, जेएस मिल की थ्योरीज हम पढ़ने वाले हैं। 10 माइक्रो एनालिसिस रूल द वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स टिल द ग्रेट डिप्रेशन। तो जब तक ग्रेट डिप्रेशन 19 था तब तक माइक्रो इकोनॉमिक्स रूल कर रही थी, इसका मतलब इसके बाद कहीं ना कहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स आ गई, ठीक है। फिर आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन हमारे पास आ गए केन्स सर, तो केन्स सर की तो हमारे पास पूरी अंडर ग्रेजुएट में आप आते हो तो पूरी थियोरीज थियोरीज हम पढ़ते हैं। तो अभी केन्स की बुक का नाम क्या है, जनरल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट, अंडरलाइन दिस वाज आल्सो वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन अर्लियर इन नेट एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए इसकी बुक का नाम। तो बुक के ऑथर देखिए, ये चीजें ना स्टैटिक है, व्हाट आई मीन बाय स्टैटिक सिलेबस, ये चेंज नहीं हो रहे। 1936 में जनरल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट केन्स सर की बुक थी, और वो अभी भी क्वेश्चन आएगा तो वही आंसर रहेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, दिस बिकम्स योर मेमोराइज, आप जितनी बार उसको रीड करोगे, ओके, व्हाट इज द बेस्ट वे टू मेमोराइज, आप 10-12 टाइम से उसको रीड कर लो, 10 लोगों को बता दो, तो आप कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। केन्स यूज्ड मैक्रो इकोनॉमिक अप्रोच टू एनालाइज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, तो केन्स ने मैक्रो, तो केन्स का नाम किससे जुड़ा हुआ है, मैक्रो इकोनॉमिक्स से। अगर ऊपर मैंने जितने नाम पढ़े, एडम स्मिथ, एल्फ्रेड मार्शल, ये लोग किससे जुड़े थे, ये लोग जुड़े थे किससे, माइक्रो से। तो ऐसे याद आना चाहिए कि इससे क्वेश्चंस क्या फ्रेम होते हैं, ठीक है। द क्रेडिट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक अप्रोच गोज टू अंडरलाइन केन्स, फिर केन्स का मैल्थस, विक्सेल, वेलरेस, इरविंग फिशर, अभी इनके नाम आते हैं, ठीक है। और इनकी प्रोनाउंसिएशन मेरे से अलग हो सकती है, वी आर इंडियंस, और मुझे कोई भी शर्म की बात नहीं है कि मुझे इनके नाम नहीं बोलने आते, क्योंकि उनको भी हमारे नाम नहीं बोलने आते, ओके। और जैसे नाम की बात की तो मेरा नाम कंवलप्रीत है, मेरी स्पेलिंग में एन लिखते हैं बट एन साइलेंट है, तो कंवलप्रीत नहीं है मेरा नाम, ओके। चलिए, मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं पढ़ू, माइक्रो इकोनॉमिक्स इट स्टडीज द इकोनॉमिक एक्शंस एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, अंडरलाइन, यही क्वेश्चन का आंसर है। माइक्रो हमेशा इंडिविजुअल देखता है, सच एज इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर और अ फर्म, द प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी और अ फैक्टर। डेफिनेशंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कोई एक आप पढ़ सकते हैं, मॉरिस डॉब, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी, मतलब आप डिटेल में जाके एक यूनिट पढ़ रहे हैं। अब मैं हमेशा अपने बच्चों को एग्जाम्पल देखी, आई एम अ वेरी बिग पिज्जा लवर, ठीक है। तो पूरा पिज्जा जब हम पढ़ेंगे तो उसको बोलते हैं मैक्रो, अगर पिज्जा का एक स्लाइस को उठा के उसको इन डेप्थ पढ़ेंगे उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, ओके। तो ये याद रखना है। अब मैं इसकी डेफिनेशंस बहुत पढ़ सकती हूँ, तो एक और पढ़ लेते हैं। AP learner, microeconomics consists of looking at the economy through a microscope, as it were, to see how the millions of cells in the body of economy, the individuals or households, underline, micro में क्या क्या पढ़ते हैं हम,
Individuals or household as consumers and individuals or firms as producers play their part in the working of the whole economic organism. The following chart gives an idea of the scope. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर अब तक हमको क्वेश्चंस आ रहे हैं. तो स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, डिमांड एनालिसिस, डिमांड और सप्लाई. ठीक है, ये आने वाले हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ. थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग. प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या होती है? प्राइस कैसे डिपेंड होता है, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड होता है? डिमांड और सप्लाई. और हम सबको पता होना चाहिए, हायर द प्राइस हायर द डिमांड और लोअर द डिमांड. ठीक है, इनवर्स रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन. थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग में हम पढ़ने वाले रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट. रेंट किसको मिलता है? लैंड को. वेजेस किसको देते हैं? लेबर को. इंटरेस्ट किसको मिलता है? बिजनेस को, कैपिटल को. प्रॉफिट किसको मिलता है? एंटरप्रेन्योर को. तो ये सारी चीजें हमको याद आनी चाहिए. मैंने सही या गलत बोला या आपकी जिम्मेदारी है, आपको याद आना चाहिए. थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर में हम पढ़ेंगे एफिशिएंसी प्रोडक्शन, ठीक है, एफिशिएंसी कंजम्पशन और ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी. ठीक है, तो यहाँ पर हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं. ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर अभी भी आप पेन और डायरी नहीं लेके आए तो मेरी वीडियो को पॉज कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पेन और डायरी लेके आइए. मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ? ये 12th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड. और अगर आपको अवेलेबल नहीं है तो आप गूगल पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं. चलो आगे पढ़ते हैं. ये सब आते हैं क्वेश्चन. थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग. द प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल कमोडिटी इज डिटरमाइन द मार्केट फोर्सेस. तो प्राइस कैसे? डिमांड और सप्लाई पर. ये डिमांड और सप्लाई क्या है? मार्केट फोर्सेस. हम नहीं डिसाइड कर रहे डिमांड. जिस चीज की डिमांड ज्यादा है उसकी मतलब प्राइस वो सब देखना पड़ेगा. सप्लाई. माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद डिमांड एनालिसिस, इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर एंड सप्लाई एनालिसिस, दैट इज इंडिविजुअल प्रोड्यूसर. तो माइक्रो में हमेशा इंडिविजुअल को स्टडी करें. थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग. इन माइक्रो इकोनॉमिक्स लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर are the factors that contribute to the production process. Microeconomics helps in determine the factor rewards. तो जो भी मैं आपको बता रही थी, रेंट किसको मिलता है? लैंड को. तो इनको क्या बोलते हैं? फैक्टर रिवार्ड्स. हर चीज की आपको टर्मिनोलॉजी, उसका मीनिंग क्या, उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं. अब घर बैठे बैठे हम बहुत सिंपल से यूज करते हैं, गूगल कर लो. बट गूगल क्या है? हाउ डू यू एक्सप्लेन योर मदर व्हाट इज गूगल? गूगल इज अ सर्च इंजन. ठीक है, कल मम्मी उठ के पूछे कि क्या इसमें मैं इंसानों को ढूंढ सकती हूँ, तो यू हैव टू आंसर सच क्वेश्चन. तो हमको बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए, स्पेशली जब हम टीचिंग में आते हैं, क्योंकि मैं अगर ऐसा पढ़ू कि किसी को समझा सकूं. ओके, रीड इट 10 टाइम्स टिल द टाइम यू कैन एक्सप्लेन समवन. माइक्रोइकोनॉमिक्स हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द फैक्टर रिवॉर्ड्स फॉर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. बहुत बार इस पर क्वेश्चंस आए हैं. रिसेंटली नहीं आ रहे बट इजी क्वेश्चंस पहले आते थे, इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली. ठीक है, थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर. थियोरी ऑफ वेलफेयर बेसिकली डील्स विद एफिशिएंसी इन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. तो इकोनॉमिक वेलफेयर किससे जुड़ा है? एफिशिएंसी इन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. तो अंडरलाइन, efficiency in the allocation of resources is attained. ये कब मिलती है efficiency? When it results in maximization of satisfaction of the. तो you have to see the maximum satisfaction of the people. People मतलब यहाँ पर लोग. इकोनॉमिक एफिशिएंसी इन्वॉल्व्स 3 एफिशिएंसी. अंडरलाइन ये क्वेश्चन आता है. एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन. तो आपको एफिशिएंसी किस में होनी चाहिए? प्रोडक्शन में, कंजम्पशन में, एफिशिएंसी में. तो प्रोडक्शन, कंजम्पशन. पी से प्रोडक्शन, सी से कंजम्पशन. तो याद रखना कंप्यूटर, पी सी. ठीक है, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन मतलब एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन मींस प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ. आपके पास जो भी रिसोर्सेज है उसमें आप मैक्सिमम. अब देखो मुझे हर बार क्वेश्चन आता है कि मैम पढ़ने को टाइम नहीं मिलता है. मैं हर बार यही रिपीट करती हूँ, अगर आपके पास दिन के 24 आवर्स है, मेरे पास भी दिन के 24 आवर्स है, वी मे हैव डिफरेंट सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज. हमारे घर का फंक्शन, हमारे ऑफिस का फंक्शन बहुत अलग होगा. मे बी समबडी इज ब्लेस्ड कि उनके पास हाउस होल्ड हेल्प है या उनके पेरेंट्स सपोर्टिव है या जो भी है. तो हमें ये देखना है कि हाँ, तो मैं आपको बोल रही थी आपके पास जो भी मतलब जैसे हमको सोचना है कि हमारे पास कितने भी रिसोर्सेज है, टाइम 1 घंटा ही मिलता है पूरे दिन का, तो 1 घंटे का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कीजिए. स्टॉप कंपेयरिंग विद अदर्स कि उनको बहुत टाइम मिलता है, वो छोटे बच्चे हैं, हमारी जिम्मेदारियां. तो यहाँ पर वो सेम कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है. ठीक है, आपके पास जो भी है, जितने भी रिसोर्सेज है, आप उसका बेस्ट यूज करिए. तो अगर आपके पास दिन में 24 घंटे है, उसमें से आप 10 घंटे सो रहे हैं, जॉब पर जा रहे हैं 10 घंटे, तो आपको देखना हाउ डू यू मैनेज. ठीक है, बट यू हैव टू क्वालिफाई. Efficiency in production. Efficiency in production means producing maximum possible amount of goods and services from the given amount of resources. ठीक है, efficiency in consumption. अभी consumption कौन करता है? Naturally consumers. Efficiency in consumption means distribution of produced goods and services among the people for consumption in such a way as to maximize total satisfaction. तो आप जो एफिशिएंसी इन कंजम्पशन की बात करें, मतलब वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, प्रोड्यूस गुड्स ऐसे होने चाहिए
इन सच अ वे टू मैक्सिमाइज कि हम लोगों की, सोसाइटी की मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अभी जब आप मार्केटिंग पढ़ोगे तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एंड कंज्यूमर। मैंने वो मार्केटिंग की वीडियोस में बनाया है। देखिए, जब नेट सेट कर रहे हैं ना, आपकी कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होने चाहिए। बिकॉज एक बार आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना, बेसिक जैसे मार्केट, मार्केटिंग, ये सब इंटर रिलेटेड वर्ड्स है। बट हमको पता होना चाहिए मार्केट इज डिफरेंट फ्रॉम मार्केटिंग, मार्केटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम सेलिंग। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से ही आप आंसर्स ढूंढ सकते हो। ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी, इट मींस द प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स विच आर मोस्ट, ऐसे गुड्स बनाइए जो डिजायर्ड बाय द पीपल है मैक्सिमम। तो एफिशिएंसी तीन तरह की है। ये किसके अंदर मैं पढ़ रही हूँ? थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर किसकी हेडिंग के अंदर आता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये चार्ट में से आप देख सकते हो। एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन में क्या था? मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। मेरे साथ दो बार रिपीट करिए, ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा। एफिशिएंसी इन कंजम्पशन क्या है? Distribution of produced goods and services among the people for consumption in such a way to maximize total satisfaction of the society. Overall economic efficiency क्या है? Production of those goods which are most desired by the people. तो तीन टाइप्स के, प्रोडक्शन, कंजम्पशन और ओवरऑल। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में मैंने पढ़ा। तो एंड में देखो क्या लिखा है इन्होंने, दिस अप्रोच डज नॉट स्टडी नेशनल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक बिकॉज दिस अप्रोच इज स्टडीड अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर इकोनॉमिक, कंट्री की प्रॉब्लम्स, नेशन प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी। ठीक है, इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे जो भी पढ़ेंगे वो माइक्रो, और जो भी नेशन लेवल पर पढ़ेंगे, नेशनल लेवल पर, तो वो बन जाएगा मैक्रो। इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, थियोरी ऑफ ग्रोथ, थियोरी ऑफ बिजनेस साइकिल्स, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी आर बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ। तो ये क्या हो गया? लिमिटेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ड्रॉबैक्स ऑफ मतलब माइक्रो क्या पढ़ता है और मैक्रो क्या पढ़ता है, ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इतना इन डेप्थ नहीं पढ़ाना है मैंने, बट आपको समझ आना चाहिए कि अभी जैसे स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स मैंने ऑलरेडी रिपीट कर दिया है। प्राइस थियरी कहाँ से पता लगता है? इसको प्राइस थियरी क्यों बोलते हैं? सो व्हाट इज द अदर नेम फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स? It deals with determination of prices of goods and services as well as factors of production, hence it is known as price theory. क्योंकि ये क्यों, इसको तो क्वेश्चन आ सकता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या है? तो प्राइस थियोरी। ठीक है, तो ये क्यों इसको प्राइस थियोरी बोलते हैं? बिकॉज यहाँ पर डिटरमाइन होते हैं प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, और हमने देखा था वहां पर क्या है? डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट। पार्शियल इक्विलिब्रियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इक्विलिब्रियम इज अ बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर्स। इक्विलिब्रियम कभी भी होता है ना, तो मतलब डिमांड और सप्लाई इक्वल है। माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस डील्स विद पार्शियल इक्विलिब्रियम। अंडरलाइन, माइक्रो इकोनॉमिक्स किससे डील करता है? पार्शियल। क्योंकि हमने पढ़ा था, हम इंडिविजुअल यूनिट्स पढ़ते हैं, यहाँ पर एज अ होल हम पढ़ते ही नहीं है। which analyzes equilibrium position of an individual economic unit, that is individual consumer, individual firm, individual industry. It isolates an individual unit from other forces and studies it. वो सिर्फ अपनी यूनिट को स्टडी करता है। जैसे मैंने आपको बताया, पूरा पिज्जा में से आप एक ही स्लाइस ऑफ पिज्जा ले लीजिए, तो वहां पर आप उसको स्टडी कर, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बाकी तीन पीसेस ऑफ पिज्जा में क्या है। आई एम फोकस्ड ओनली ऑन माई स्लाइस ऑफ पिज्जा। तो जब हम इतना इंडिविजुअल लेवल पर पढ़ते हैं, आइसोलेट्स मतलब उसको अकेला कर देता है, उसको अलग कर देता है। ठीक है, अगर हम जैसे बात करते हैं ना, डिप्रेशन होता है, लोग सैडनेस में जाते हैं, व्हाट यू ट्राई टू डू, यू ट्राई टू आइसोलेट योरसेल्फ। आप अपने आप को अकेला करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो इट आइसोलेट्स एन इंडिविजुअल यूनिट फ्रॉम अदर फोर्सेस एंड स्टडीज इट इक्विलिब्रियम इंडिपेंडेंट बेस्ड ऑन सर्टेन एजम्पशंस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप इकोनॉमिक्स के टीचर, आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट, आप इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर, आपको पता है सारी इकोनॉमिक्स हमारी एजम्पशंस पर चल रही है। माइक्रो इकोनॉमिक्स बिगिंस विद द फंडामेंटल एजम्पशन। ठीक है, हम एक बेस पर चल रहे, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अंडरलाइन, पहले टाइम ये बहुत पूछा जाता था, व्हाट इज सेटिरस पेरिबस सच एज परफेक्ट कंपटीशन। ये सारी चीजें बुक्स में होती है, होती नहीं है। प्योर कैपिटलिज्म, फुल एम्प्लॉयमेंट, दिस assumptions मेक द एनालिसिस। हम ये assumptions क्यों करें? ताकि हम अपनी इकोनॉमिक्स को इजी करें, हम अपनी लाइफ को सिंपल करें। तो ये क्या होता है? अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अंडरलाइन, other factors remaining constant, other things remaining constant, ceteris paribus, और ये आगे जाके इसकी लिमिटेशन बन जाएगी। स्लाइसिंग मेथड, जैसे मैंने आपको बताया, आप एक ही चीज को पढ़ रहे हैं, आप एक ही स्लाइस ऑफ पिज्जा को पढ़ रहे हैं। ठीक है, और जैसे आप केक खा रहे हैं तो एक स्लाइस खा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इनकम आउट ऑफ नेशनल इनकम। आप इंडिविजुअल की इनकम पढ़ रहे हैं पूरी कंट्री में से, तो स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिमांड आउट ऑफ एग्रीगेट। तो आप किसी भी चीज के होल में से पार्शियल एक स्लाइस को पढ़ रहे। ओके, ये हम क्या पढ़ रहे हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे पढ़ रहे हैं। देखिए क्या होता है ना, जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, तो हम भूल जाते हैं हम क्या पढ़ रहे हैं। तो बातों बातों में तुम्हारा ध्यान कहीं और चला जाएगा, कोई मिलने आया है, घर में डोरबेल बजी है, कॉलेज में कोई आ गया, तो याद रखो, गो बैक टू द हेडिंग, याद रखो क्या पढ़ रहे हो। तो फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये ऐसे पढ़ते हैं ना तो याद रहता है क्या पढ़ रहे हैं। स्लाइसिंग, यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमको बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनलिज्म का मतलब क्या होता है?
is the key tool of macroeconomic analysis. The term marginal means change bought in total by एन एडिशनल यूनिट। अबे ना मैं बहुत बड़ी फूडी हूँ, तो मतलब चलो खाते पीते तो रहते, बट हम जब पानी पूरी वाले के पास जाते हैं ना, स्पेशली गर्ल्स, आपने बहुत सारी मीम्स और वीडियोस देखी होगी, रील्स आती है उसके ऊपर, हम जब तक वो सूखा पूरी नहीं खाता है ना तो पेट नहीं भरता। सूखा पूरी के लिए तो आपने बहुत सारे मीम्स वीडियोस देखे। तो ये होता है सूखा पूरी, याद रखिए। तो मार्जिनल एनालिसिस क्या होता है? टोटल में एडिशन। ठीक है, 6 पूरी तो मिलती है और साथ में हम एक सूखा पूरी फ्री खाते हैं, और कभी कभी हम और भी खा लेते हैं। तो मार्जिनल एनालिसिस हेल्प्स टू स्टडी अ वेरिएबल थ्रू द चेंजेस। एक मिनट, हाँ। थ्रू द चेंजेस प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स टेक इकोनॉमिक डिसीजन यूजिंग दिस। तो हम क्या करते हैं? एडिशनल यूनिट। तो अंडरलाइन कर लो। अब समझ नहीं आ रहा है एडिशनल यूनिट, तो मैं समझाऊंगी। द टर्म मार्जिनल मींस चेंज बॉट इन टोटल बाय एन एडिशनल यूनिट। ठीक है, तो एडिशनल यूनिट मतलब मार्जिनलिज्म, मार्जिनल एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। ये हमारा पूरा सिलेबस है, हम पढ़ेंगे परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली। अब परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक मैं शॉर्ट में बता देती हूँ, क्योंकि हो सकता है कल आप एग्जाम में बैठ रहे हो तो आपको क्वेश्चन आ जाए। परफेक्ट कंपटीशन में सब कुछ बुक्स में एग्जिस्ट है, ठीक है, कुछ भी रियलिटी नहीं है, वहां पर सब कुछ परफेक्ट होता है, वो बुक का कॉन्सेप्ट है। अभी मोनोपोली क्या होता है? सिंगल सेलर। इफ यू गो टू लोकल रेलवे स्टेशन इन मुंबई, आपको नीर वाटर मिलेगा, मतलब वो ब्रांड है। आपको बिस्लेरी नहीं मिलेगा, आपको एक्वाफिना नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं मिलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मोनोपोली है। ठीक है, अब मोनोपोली, सिंगल सेलर, ओके, देयर इज नो कॉम्पिटिशन। रेलवेज, इंडियन रेलवेज का आपके पास कोई कॉम्पिटिटर है? बसेस का आपके पास कॉम्पिटिटर है? तो जहां पर भी आपके पास कॉम्पिटिटर नहीं है, और ये अक्सर गवर्नमेंट में होता है। ठीक है, अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है? याद रखिए, जहां पर है ना सेलिंग कॉस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। व्हाट इज सेलिंग कॉस्ट? अब मैं आपको बात करूं, जैसे समझो कहीं पर बहुत सोप्स, ठीक है, हम जो सोप को बाथिंग के लिए यूज करते हैं, शैम्पूस, ओके, यहाँ पर क्या होता है ना, बहुत सारे आपके पास वेरिएंट्स है। आपको अलग अलग चीजें, किसी की फ्रेग्रेंस अच्छी है, किसी में आपको कुछ हर्बल डाल के देंगे, किसी में बोलेगे आपकी डैंड्रफ निकल जाएगी, किसी में बोलेगे आपके बाल घने हो जाएंगे, किसी में बोलेगे आपके बाल बाउंसी हो जाएंगे, किसी में बोलेगा आपके बाल सफेद नहीं होंगे। तो देर आर सो मेनी शैम्पूज अवेलेबल। तो क्या होता है ना, अब मैं अगर एक शैम्पू सपोज आई यूज आयुर्वेदिक या हर्बल, और किसी ने मुझे बोला यू स्टार्ट यूजिंग सनसिल्क, तो बाल ही धोने का काम है वो, उससे ठीक है, या तो अभी हो सकता है आपके डव से बाल गिर रहे हो ज्यादा, या तो आपको चेंज करना है। बट वहां पर क्या होता है ना, ऐसा नहीं है कि आप शैम्पू नहीं यूज करोगे तो आपकी डेथ हो जाएगी। मतलब ये ऐसे होते हैं, मैं बोलूंगी नहीं, बहुत एसेंशियल आइटम्स है। मतलब यहाँ पर अगर आपको याद रखना है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ दिस नेट एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर इतने सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं एंड यू कैन कम्पीट ओनली ऑन सेलिंग कॉस्ट। ओके, तो आप एडवर्टीजमेंट करो, जैसे लक्स में बोल देंगे, दिवाली के टाइम बोल देंगे उसके अंदर सोने का सिक्का है, ठीक है, या किसी में आपको एक के साथ एक ऑफर कर देंगे। कभी कभी वो डब्बी फ्री दे देता, अभी वो नहीं होता, पहले होता था। फिर एक साबुन के साथ कुछ और आपको फ्री मिल रहा है। तो यहाँ पर यू आर कंपीटिंग ऑन द सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट और एडवर्टाइजिंग कॉस्ट। आप सोने का सिक्का एक डाल रहे हो, उसके ऊपर आपको खर्चा आ रहा है। आप सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट कर रहे हो, ठीक है, आप एक्ट्रेस को लेकर आ रहे हो, आलिया भट्ट को, तो यू आर गोइंग टू पे हर। तो ये सारी चीजें होती है सेलिंग कॉस्ट। बहुत बार इस पर क्वेश्चन आया, सेलिंग कॉस्ट एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। पूछते हैं सेलिंग कॉस्ट, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट कौन से टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर है। ओलिगोपोली में आपको क्या याद रखना है? अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओलिगोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक? याद रखना, मोनोपोलिस्टिक में देयर आर सेवरल सेलर्स, और ओलिगोपोली में कम है। कम इन द सेंस, हाउ टू अंडर अ फ्यू मींस वेर यू कैन काउंट। एग्जांपल मैं दूंगी आपको, एयरवेज, ठीक है, आप काउंट कर सकते हो, एयर इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, सॉरी इंडियन, ये इंडियन एयरलाइंस, फिर अब विस्तारा है, फिर आप बोल सकते हो इंडिगो है। ठीक है, तो यहाँ पर जहां पर है कंपटीशन है बट लिमिटेड है, अ फ्यू यू कैन इजीली काउंट, ओला, उबर, ठीक है, ये सारी चीजें ओलिगोपोली में, इनको इन डेप्थ पढ़ेंगे। बट फिलहाल के लिए मीनिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही से हम आंसर निकाल सकते हैं। लिमिटेड स्कोप मतलब इसकी हमारे पास लिमिटेशंस क्या है, कि हम सिर्फ इंडिविजुअल यूनिट्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इट हेल्प्स टू प्राइस डिटर्मिनेशन, तभी उसका दूसरा नाम बताया गया है। और प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है ये पढ़ेंगे। फ्री मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है, यहाँ पढ़ लेता है। फ्री मार्केट इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी वेयर द इकोनॉमिक डिसीजंस रिगार्डिंग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस। ये आप 12th में हो तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या बनाना है, कितना बनाना है, कैसे बनाना है, इंडिविजुअल लेवल पर, क्योंकि ये यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, माइक्रो। देयर इज नो इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट। इंटरवेंशन मतलब देयर इज नो इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस होती है, देयर विल बी मिनिमम। फॉरेन ट्रेड होता है, चलो ठीक है, ये मैंने पढ़ा। इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सिचुएशनशिप्स। इकोनॉमिक मॉडल्स बनते हैं, जैसे
वेरियस टर्म्स, कॉन्सेप्ट्स, टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। अभी आप देखो रिसर्च करेंगे ना, आप इकोनॉमिक्स का टॉपिक लोगे तो आपको ये सब बहुत यूज हो सकता है। बिजनेस डिसीजंस के लिए हेल्प करता है, इट इज यूज्ड। गवर्नमेंट को कैसे यूज करता है, फ्रेमिंग इकोनॉमिक पॉलिसी सच एज टैक्सेशन एंड यू आर थिंकिंग फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एन इंडिविजुअल। पब्लिक एक्सपेंडिचर, प्राइस पॉलिसी। आगे बढ़ते हैं, ये फास्ट जा रही है क्योंकि ये सिंपल है। बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स हमने पढ़ा, ऊपर 3 टाइप की एफिशिएंसी है, याद करो। प्रोडक्शन, कंजम्पशन, और थर्ड वाला क्या था, तुरंत ऐसे याद नहीं आया तो वापस जाके बुक को ओपन करके पढ़ो, ठीक है। तो आज के लिए हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं। ओके, अगर मैं एक काम करती हूँ, मैं ना इस टेक्स्ट बुक में आगे जाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर है ना, हम माइक्रो और मैक्रो का वो कर लेते हैं कंपैरिजन, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये मैं करा देती हूँ। बेसिस फॉर कंपैरिजन, माइक्रो माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी, वेर एज मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स मतलब टोटल, ठीक है। मैं आपको आपके मार्क्स पूछ रही हूँ, सपोज मैं आपको पूछ रही हूँ नेट के, तो आप मुझे पेपर 1 के अलग से मार्क्स और पेपर 2 में अलग के मार्क्स नहीं पता लगते, तो आप मुझे ऐसा एग्रीगेट बता रहे हो आपको पेपर 1 और पेपर 2। मैं आपको सब्जेक्ट्स पूछ रही हूँ, सिंगल सिंगल सब्जेक्ट्स हो गए तो वो इंडिविजुअल माइक्रो हो जाएगा, और जब मैं आपको टोटल परसेंटेज पूछ रही हूँ टी वाई बी कॉम का, तो वो हो जाएगा। तो अंडरलाइन, एग्रीगेट्स ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, नेशन को पढ़ रहे हैं। टूल्स, इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड है, यहाँ पर भी क्वेश्चन आते हैं, पढ़ेगा आगे। तो यहाँ पर माइक्रो में सब कुछ इंडिविजुअल, यहाँ पर एग्रीगेट। स्कोप मतलब क्या क्या कवर करता है, रिसर्च में स्कोप क्या होता है वो भी मैंने एक्सप्लेन किया है। स्कोप है डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, अभी हमने ये सब पढ़ लिया। और यहाँ पर नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल, ठीक है ना। वो हम 12th में थे ना, तो लगता था ना माइक्रो इजी है, माइक्रो नहीं पढ़ के जाते तो भी पास हो जाएंगे, क्योंकि तब पेपर कैसा बनता था, माइक्रो 50% मैक्रो, तो हम नेशनल इनकम ये सब छोड़ देते थे। तो यही प्रॉब्लम है, जब हमको पता नहीं था 11th 12th में हम टीचर बनने वाले हैं, तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं किए, जो सिलेबस छोड़ के गए वो अब नेट पे आ रहे क्वेश्चंस। हंसने की बात नहीं है, इट इज अ फैक्ट। इंपॉर्टेंस, प्राइस डिटर्मिनेशन, मॉडल बिल्डिंग, बिजनेस डिसीजंस। और मैक्रो में इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, फ्लक्चुएशंस मतलब कीप्स चेंजिंग, स्टडी ऑफ नेशनल इनकम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। थ्योरी में इसको बोलते हैं प्राइस थ्योरी, इसका नाम है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, तो इनका दूसरा नाम माइक्रो का प्राइस थ्योरी, मैक्रो का इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। एग्जाम्पल, इंडिविजुअल इनकम आउटपुट, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट। या होमवर्क दिया बच्चों को, छोटे बच्चे हैं ना, अब यहाँ से आप पढ़ सकते हो। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, बट यहाँ से क्या होता है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। आपको फीचर्स तुरंत याद आने चाहिए, इंपॉर्टेंस याद आना चाहिए, लिमिटेशन याद आने चाहिए, हमने कितने टाइम की एफिशिएंसी पढ़ी, हमने एफिशिएंसी क्यों पढ़ी, ठीक है। तो अगली बार हम मैक्रो को पढ़ेंगे और साथ में यूटिलिटी एनालिसिस पढ़े, ओके। मैं वीडियो शॉर्ट रख रही हूँ ताकि आपके पास टाइम हो, डेली आप अपना शेड्यूल बना लिए, टाइम टेबल बनाइए, कि अगर मेरे चैनल पर आपको वीडियोस पसंद आ रही है और आप एक एक वीडियो जैसे मैंने आज अपलोड की, या पुरानी वीडियोस का आपके पास बैकलॉग क्रिएट हो गया, तो एक दिन बैठ के देख लीजिए। यू हैव टू लर्न टू मेक सम सेक्रीफाइसेस। मैं यही नहीं बोल रही हूँ नेट सेट आपकी जिंदगी है, आपके पास रिलेशनशिप है, घर है, फैमिली है, सब कुछ है। एंड नेवर कंपेयर, नेवर कंप्लेन, जो है रिसोर्सेज उसमें से करो। एक अच्छे कॉमर्स के स्टूडेंट हो, मैं आज मैं बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हूँ जिसमें सारी कहानी रिसोर्सेज पर आती, तो मेक यूज द बेस्ट रिसोर्स। आपके पास टाइम 1 घंटा, 1 घंटे को बेस्ट पढ़िए, उस टाइम इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप बंद कर दीजिए। रिस्पेक्ट योर सेल्फ। आप जितना अपने आप को रिस्पेक्ट करेंगे, जितना अपने लिए टाइम निकालेंगे, उतना टाइम आपके लिए भी आएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में। और अब मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड की है पेपर 1 और पेपर 2 की। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट है तो कुछ टॉपिक्स मैनेजमेंट को भी यूज होते हैं, और पेपर 1 तो जनरल है सबके लिए। और जब आप यूजीसी के अंडर अपेयर हो रहे हो तो आपको याद रखना है नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मैंने रिसर्च की भी बहुत सारी वीडियोस अपलोड की है। और थैंक यू मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है और आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और एमबीए जो स्टूडेंट्स करें उनके साथ भी शेयर कीजिए, ओके। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, टिल दैट टाइम हैप्पी लर्निंग, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।